मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 15 जुलाई 2025 के करंट अफेयर जो भी रेलेवेंट हो सकते हैं आपके यूपीएससी पीसीएस एसएससी सीजीएल बैंक एंड स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड कुछ न्यूज में था, तो उसी से रिलेटेड है कि इनमें से क्या सत्य नहीं है, क्या ट्रू नहीं है अबाउट इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन मस्ट बी एग्जैक्टली 10 किलोमीटर वाइड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इन्वॉल्व माइनिंग इनसाइड पार्क। माइनिंग अलाउड होती है? नहीं नहीं, ये भी अलाउड नहीं होती। स्टेट कैन डिसाइड द विड्थ इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये सही है। ये भी रिसेंटली अपडेट किया गया है। पहले क्या था कि इको सेंसिटिव जोन क्या होता था, 10 किलोमीटर वाइड होता था। बट ये अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसके बाद इसको स्टेट डिसाइड कर सकता है एज पर द पब्लिक इंटरेस्ट कि कितना विड्थ रखना है। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, अब आपको ये समझना। वाट आर इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं कि बफर जोन होते हैं अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं? नेशनल पार्क, सेंचुरीज। तो ये क्या होते हैं? शॉक ऑब्जर्वर होते हैं कि ह्यूमन रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन कोर वाइल्ड लाइफ एरियाज। तो पहला रूल क्या था? 10 किलोमीटर का एरिया सजेस्ट रहता था इको सेंसिटिव जोन के लिए। बट अभी अपडेट कर दिया 2023 में, इसको कर दिया है कि स्टेट कैन रिकमेंड डिफरेंट विड्थ बेस्ड ऑन लोकल नीड्स। और क्या, एक और पॉइंट इसके अंदर, माइनिंग अलाउड नहीं होती प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के अंदर। और 1 किलोमीटर विद इन द बाउंड्रीज, एक मतलब 1 किलोमीटर बाहर था। एंड लोगों को भी डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता इसके अंदर, रहने दिया जाता है उनको विद इन द नेशनल पार्क सेंचुरीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है डिजिटल कॉलोनिज्म को लेके, कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कंट्रोल ओवर डेवलपिंग कंट्री थ्रू डिजिटल मीन्स। और कौन कंट्रोल करेगा इनको? कंट्रोल करेगा डेवलप्ड कंट्री, जिनके पास बिग टेक्नोलॉजीज रहेंगी, जो रिच कंट्रीज रहेंगी जैसे गूगल, अमेजन, इन सब से वो कैसे कंट्रोल करेंगी? डेटा के थ्रू। डेटा क्या होगा कि कंट्रोल ओवर डेटा को हम कैसे ओन कर रहे हैं, विदाउट कंसेंट डेटा को कैसे वो सर्विलेंस कर रहे हैं, कैसे लोकल कल्चर को साइडलाइन किया जा रहा है बाय एम्फसाइजिंग ऑन देयर कल्चर। मतलब उसी तरीके का डेटा सर्कुलेट किया जा रहा है ओवर द सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो मतलब क्या था इसका कि डेवलप्ड कंट्री के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंट्रोल करना, ये डिजिटल कॉलोनियलिज्म है। इंडिया ने स्टेप्स लिए हुए हैं कुछ इसमें। डिजिटल प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट बनाया 2023 में। और दूसरा एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू में आ सकता है डायरेक्टली, कि इंडिया ने किस ट्रैक को साइन करने से मना कर दिया है फ्री डेटा फ्लो के लिए, वो है ओसा का ट्रैक। ये भी पता नहीं चाहिए आपको। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? मल्टीपोलर मतलब कि एक यूनिपोलर नहीं होना चाहिए या फिर बाइपोलर नहीं होना चाहिए। यूनिपोलर कैसे? जैसे यूएसए मतलब यूएस आफ्टर कोल्ड वॉर यूएसए ही पूरा मतलब लीड कर रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। बाइपोलर क्या होता था? जब यूएसए यूएसएसआर का वॉर चलता था। अभी मल्टीपोलर की बात कर रहे हैं। मल्टीपोलर मतलब मैनी पावरफुल कंट्री, मतलब बहुत सारी कंट्रीज का इन्फ्लुएंस रहेगा। नॉट सिंगल और dual country will have the influence over all over the world. मल्टीपल कंट्री होल्ड सिग्निफिकेंट ग्लोबल इन्फ्लुएंस। यूनिपोलरिटी कब थी? वर्ल्ड कोल्ड वॉर के बाद। बाइपोलरिटी उससे पहले यूएसए का कोल्ड वॉर चलता था। अभी क्या हो गया? मल्टीपोलरिटी कैसे होगी? जैसे नए नए प्लेटफॉर्म्स आए, ब्रिक्स प्लस, क्वाड, संघाई कॉर्पोरेशन, ये सब वगैरह। तो क्या होगा? जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा धीरे धीरे। बट इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज कैसे हैं कि यूक्रेन वॉर ने फिर से रिवाइव कर दिया ब्लॉक पॉलिटिक्स को, मतलब बाइपोलर की तरफ जा रहा है, एक रशिया की तरफ एक यूएस की तरफ। तो इससे ब्लॉक पॉलिटिक्स फिर से स्टार्ट हो गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में फिर से दोबारा से लास्ट में भी मतलब डिस्कस करेंगे हम। फोर्थ एमसीक्यू हो जाता है, डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली इंडिया के किस लीडरशिप मतलब रिकॉग्नाइज किया इंडिया की लीडरशिप में यूजिंग एआई इन विच सेक्टर में, मतलब एआई को इंटीग्रेट करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंडेशन अप्रूवल दे दिया इंडिया को। वो दिया है ट्रेडिशनल मेडिसिन में आयुष। आयुष क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। मतलब ये क्या कहते हैं? आयुष मेडिसिन में एआई को इंटीग्रेट कर दिया। अब एआई को इंटीग्रेट करने से क्या फायदा होगा कि स्मार्टर डायग्नोसिस होगा, जेनेटिक्स को आयुर्वेद से लिंक कर दिया जाएगा, और आइडेंटिफाई हर्बल मेडिसिन को आइडेंटिफाई कर जाएगा। चैलेंज भी है कुछ, मिस यूज ऑफ इंडिजिनस नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर, क्वालिटी डेटा चाहिए। इंडिया के कुछ इनिशिएटिव है ऐसे, मतलब अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए। वो है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, आयुष ग्रिड डिजिटल प्लेटफॉर्म, साही, नमस्ते पोर्टल। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन से रिलेटेड। तो इसमें किसका मतलब इसको रिमूव किया जा रहा है फ्लू गैस से? सल्फर को। तो क्या है कि विच पोल्यूटेंट, वही
सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है इससे। अब ये होते क्या है, जिसमें एल्कलाइन केमिकल्स होते हैं जो सल्फर को फ्लू गैसेस से निकाल देते हैं। मतलब फ्लू गैस कैसे बनती है, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उनके थ्रू जो फ्लू गैसेस बनती हैं, तो उनमें क्या होता है कि सल्फर होता है, सल्फर को डीसल्फराइजेशन कर देना विद एल्कलाइन केमिकल्स, तो उसको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा कि सल्फर का लेवल कम होगा, जिससे क्या सल्फर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एसिड रेन के लिए। वाटर प्लस सल्फर मिलके H2SO4 बनाते हैं, जिससे क्या होता है, एसिड रेन होती है। अब इंडिया कंटेक्स में इसकी क्यों बात की जा रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली बोला गया है कि इंडिया में सल्फर का इतना लेवल वैसे नेचुरली है भी नहीं। तो जो कोल है उसमें भी नेचुरली लो है सल्फर, और दूसरा जो सल्फर के लेवल्स हैं, SO2 के लेवल है सल्फर डाइऑक्साइड के, वो भी लो है इंडिया में एज पर रिकमेंडेशन। तो क्या कर दिया गया है कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन लगाने की जरूरत नहीं है कोल पावर प्लांट वगैरह में, क्योंकि इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, वेंडर्स भी कम है, और पोटेंशियल इनकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। तीन प्रकार से होते हैं, ड्राई ड्राई बेस पे ऑब्जर्व करेगा, वेट में जिप्सम बना देगा, लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करके सी वाटर के साथ एल्कली मेथड से रिमूव कर देगा। एरोवायरल डिसीज क्या होती हैं, जैसे डेंगू और जीका, किसके द्वारा मेनली ये फैलती हैं, स्प्रेड मेनली बाई। तो एरोवायरल डिसीज आपको पहले तो पता रहना चाहिए, वायरल मतलब वायरस के थ्रू, और अर्बो क्या होता है, मतलब जो किसी वेक्टर के थ्रू फैलती है, और वेक्टर कौन से होते हैं, या तो इंसेक्ट हो सकते हैं या टिक्स हो सकते हैं, और ये मेनली कब एक्टिव होते हैं, जब गर्मी का मौसम होता है। तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। अब ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये पूछ रहा है कि ये किस तरह मेनली फैलते हैं। अब ये मैंने आपको बताया था, टिक्स और मॉस्किटोस। अब मॉस्किटो कौन सा है इनमें से, एडीज मॉस्किटो। और डिसीज कौन सी है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर। तो क्लाइमेट चेंज अब ऐसे बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या होगा, ये डिसीज के फैलने के चांस बढ़ते जा रहे हैं। सॉल्ट कंजप्शन की रिकमेंडेशन कितनी है WHO के द्वारा, वो है 5 ग्राम की डेली लिमिट। बट अपने हम इंडिया में कितना कंजप्शन होता है, अर्बन में तो 9.2 होता है, इसमें बिल्कुल डबल ही हो गया। और रूरल में फिर भी लगभग लगभग मतलब बाउंड्री के पास ही है हम। तो इससे हेल्थ रिस्क क्या होते हैं ज़्यादा कंजप्शन करने से, हाई बीपी, स्ट्रोक, डिसीज, हार्ट की डिसीज, किडनी प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, जो अपना सोडियम क्लोराइड NaCl है, जो हम यूज कंज्यूम करते हैं, उसको रिप्लेस किया जा सकता है पोटेशियम और मैग्नीशियम के द्वारा। और कैंपेन चलाए जाते हैं, पिंच फॉर ए चेंज लाइक दिस फॉर एग्जांपल। और कम्युनिटी लेड साल्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट भी चलाए जा सकते हैं। नैनो फर्टिलाइजर और बायोस्टिमुलेंट, बायोस्टिमुलेंट क्या होते हैं कि नेचुरल प्लांट प्रोसेस को एनहेंस करने में फायदा हेल्प करते हैं, सब्सटेंस दैट एनहेंस नेचुरल प्लांट प्रोसेस, मतलब डायरेक्टली जैसे फर्टिलाइजर नहीं डाल, डायरेक्ट इंग्रेडिएंट देना नहीं है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम डायरेक्टली दे दो रूट्स में। ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसको एनहेंस करने में हेल्पफुल रहते हैं, बायोस्टिमुलेंट। अब एग्जांपल जैसे नैनो फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है कि टीनी पॉकेट में जो न्यूट्रिएंट्स को पैक कर दिया जाता है। तो क्या होगा, उनका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे करते, प्रोसेस धीरे धीरे होगी, मतलब स्लो बेस पे एब्जॉर्ब होगा, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एब्जॉर्प्शन की। और कितना छोटा होता है, 100 नैनोमीटर से छोटा। DAP क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, एक यूरिया का टाइप है। तो क्या होगा इसका, मेनली इंडिया में इसका कंजप्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसका बेनिफिट क्या है, क्विकली डिजोल्व इन सॉइल। और हम इस क्वेश्चन की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने अभी रिसेंटली जो अपने मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि इम्पोर्ट के लिए। सुपर अर्थ क्या है, सुपर अर्थ क्या है कि अर्थ से ज़्यादा बड़ी, मैसिव बट लाइटर देन नेपच्यून, नेपच्यून से भी हल्की है, ये इसको सुपर अर्थ है। इसका नाम TOI 1846 है। इसका रेडियस 2 टाइम्स है, और मास 10 गुना है अर्थ के। वेदर डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं। अब वो वैल्यू किससे ड्राइव करेंगे, वेदर से। अब वेदर से ड्राइव करेंगे, अब ये किसके लिए बनाया गया है, बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है वेदर डेटा पे। मतलब वैल्यू कहाँ से ड्राइव कर रहा है, वेदर से। इसमें लिखा ही हुआ है वेदर डेरिवेटिव, रेनफॉल, टेम्परेचर। अब ये क्या होते हैं, फार्मर के लिए रिस्क मैनेज करने के लिए एक टूल है। अब क्या इसमें क्या होगा कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो, जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा फार्मर के द्वारा, मतलब कुछ प्रीमियम पे करेगा, तो क्या होगा, उसको रिस्क फंडिंग करेगा, मतलब ऐसा कि अगर ये रेगुलर टेम्परेचर रेनफॉल जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहा, फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, तो उसको क्या होगा कि एक
बैकिंग मिल जाएगी, फाइनेंशियल रिस्क जो उसका इंक्लूड हो रहा है इसमें, इस प्रोसेस में, फार्मिंग की प्रोसेस में, तो उसके अगेंस्ट उसको एक रिस्क कवर मिल जाएगा। भाई ऐसा कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई, रेनफॉल कम हुआ या फिर ज़्यादा बाढ़ आ गया, तो आपको एक प्रीमियम जो आपको हम पे कर जो आपको हमको प्रीमियम पे करते हैं उसके अगेंस्ट में आप कुछ इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो बाद में। और इसको किसने स्टार्ट किया है? एनसीडीईएक्स पार्टनर विद आईएमडी फॉर रेनफॉल डेरिवेटिव्स। और ये एनसीडीएक्स क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया। राज्यसभा में किस आर्टिकल के अंदर नॉमिनेशंस होते हैं भाई? राज्यसभा में नॉमिनेशन होते हैं आर्टिकल 80 के अंदर। अब आपको ये बताना चाहिए कि जो ये प्रोसेस किसके कंट्रोल में होती है, जो नॉमिनेशन की होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में। और किस बेसिस पे इनको नॉमिनेट किया जाता है? बेस्ड ऑन स्पेशल नॉलेज एंड लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। और कितने मेंबर होते हैं? 12 मेंबर होते हैं, इनको नॉमिनेट किया जाता है। 250 टोटल स्ट्रेंथ रहती है, जिसमें से 238 इलेक्शन के थ्रू और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। न्यू सेलेडोनिया ने अभी रिसेंटली फ्रीडम लेने की बात की है, किसकी टेरिटरी के अंदर आता है? ये फ्रांस की एक ऑफशोर टेरिटरी है। तो इन्होंने फ्रांस ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया कि तुमको हम ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे बट फुल इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। और इन्होंने ज़्यादा इंडिपेंडेंस की डिमांड क्यों की? क्योंकि टेंशन चल रहा है इनकी इंडिजिनियस लोग, कनक पीपल और यूरोपियन सेटलर जो फ्रांस के लोग आए हुए हैं वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1 सेकेंड। न्यू सेलेडोनिया में इंडिजिनियस पीपल कम्युनिटी के क्या बोलते हैं? कनक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है जो फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन नॉर्म्स है, उसके अंदर कैटेगरी ए में किन पावर प्लांट को इंक्लूड किया गया है? इसमें किन के लिए किया गया? उनके लिए मैंडेटरी है इंस्टॉल करना। अब कौन कौन से हो सकते हैं? वो जो एनसीआर के रीजन के अंदर या फिर 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उनमें मैंडेटरी है। उसके बाद कंडीशनल किसमें है? नियर क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरियाज में। और फुल्ली एग्जेम्प्टेड किसमें है? मतलब इसकी थर्ड कैटेगरी आती है फुल्ली एग्जाम के अंदर। लार्जेस्ट सोर्स क्या है SO2 का? ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल वगैरह जिसे निकलता है। सिंगापुर कहाँ पे पड़ता है? लोकेशन बतानी है हमको। सिंगापुर पड़ता है साउथर्न टिप ऑफ मलाया पेंसुला। मलाया पेंसुला, अब देख लीजिए। मलाया पेंसुला, अब ये कैसे सेपरेट होता है? जौहर स्ट्रेट होती है बीच में, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जौहर स्ट्रेट होती है। और सिंगापुर के नीचे और इंडोनेशिया के बीच में सिंगापुर स्ट्रेट होती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये लार्जेस्ट पोर्ट इन साउथ ईस्ट एशिया है। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी स्टेट ऑफ मलक्का है। स्टेट ऑफ मतलब स्टैटिक लोग क्या है? स्टेट ऑफ मलक्का को लिंक करता है इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी से। मतलब जैसे ये इंडियन ओशियन हो गया, ये साउथ चाइना सी हो गया, ये स्टेट ऑफ मलक्का इसी के थ्रू जाएगी। अब ये इसका बात हम कर चुके थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आईएमडी के साथ पार्टनर करके ये वेदर डेरिवेटिव को बना रही है? वो कह रही है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नैनो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ये भी मैं बात कर चुका हूँ आपसे। नैनो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट को इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है पार्टिकल लेस देन 100 नैनोमीटर में। ये बायो स्टिमुलेंट के अंदर बात की थी हमने इसके बारे में। बायो स्टिमुलेंट में से कौन सा होता है? यूरिया। ये तो बायोस्टिमुलेटर पर मैं बताया था कि बायोस्टिमुलेट क्या होता है कि नेचुरल वे में प्लांट प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना। अब नेचुरल कैसे भाई? यूरिया में तो डायरेक्ट दे दे रहे हैं हम, नेचुरल थोड़ा ना हुआ। पोटास में भी और सल्फ्यूरिक एसिड में भी सीवीड एक्सट्रैक्ट मतलब सीवीड को उनकी जड़ों में डालते हैं, जिससे क्या होगा? वो नेचुरल प्रोसेस को ग्रोथ करने में सहायता देते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ह्यूमिक एसिड डाल दो, सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल दो, बैक्टीरिया फंगी डाल दो, नेचुरल मैन्यूर डाल दो, कंपोस्ट खाद वगैरह, तो इससे बढ़ जाता है। नेचुरली स्टिमुलेशन मिल जाता है प्रोसेस को, जिससे प्लांट्स वगैरह में ज़्यादा ग्रोथ होता है। व्हाट विद विच रीजन डिड इंडिया कंपनी साइन ए डील ऑफ डीएपी की सप्लाई के लिए किसके साथ साइन किया? ये किया अभी अरबिया के साथ। बताया था 3.1 मिलियन टन के लिए 5 साल के लिए। वेदर डेरिवेटिव ये होगा रिस्क, रिस्क के अगेंस्ट हेज करेगा। प्रेसिडेंट किन मतलब किस किस बेसिस पे नॉमिनेट करता है? स्पेशल नॉलेज किसमें होनी चाहिए? लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है जो रिसेंटली 8 सेक्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है और एक सेक्टर को छोड़ दिया है।
और वो कौन सा सेक्टर है? वो है भाई पावर सेक्टर। सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या होती है। इसमें क्या होता है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन करने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि टारगेट दिए जाते हैं, अब उससे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करेगा ग्रीन हाउसेज का, तो उस पर पेनल्टी लगेगी। उसको या तो सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ेंगे किसी दूसरी कंपनी से जिसने कम कम एमिट किए हैं, या फिर उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीका है ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन करने का। अब किस सेक्टर के लिए मैंडेट कर दिया गया है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, पल्प एंड पेपर, क्लोरीन एल्कली, आयरन स्टील, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज। तो ये 60% के लिए कंट्रीब्यूटर होते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज में। पावर सेक्टर 40% कंट्रीब्यूट करता है, फिर भी इसको एक्सक्लूड किया गया। क्यों? क्योंकि उनको टाइम दिया जा रहा है कि प्रिपेयर होने के लिए। इससे लार्जर इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी, तो इनको टाइम दिया जा रहा है क्योंकि इसमें इकोनॉमी कॉस्ट काफी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडिया, ये स्टैटिक से रिलेटेड है। इंडिया का एनडीसी क्या है? तो टारगेट टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 2030 कंपेयर टू 2005 के लेवल में। ये क्या है? 45 रिड्यूस परसेंट तक रिड्यूस कर देना है अपने को। क्या रिडक्शन करना है? जीडीपी का परसेंट रिडक्शन, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी 45% तक रिड्यूस कर देना है। ये क्या क्लाइमेट एक्शन गोल पेरिस एग्रीमेंट के अंदर डिटरमाइन किया गया था। एमिशन इंटेंसिटी मतलब क्या होती है? एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी, मतलब क्या होगा? जीडीपी को बढ़ाते जाना है पर एमिशन को रिड्यूस करते जाना है। बराक वैली कहाँ पे पड़ती है? इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं बराक वैली के बारे में? क्योंकि रिसेंटली यहाँ के जो असम के सीएम और जो बराक रीजन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बात की है अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ इसके डेवलपमेंट के लेके। तो ये वो था साउथर्न रीजन में, साउथर्न असम। इट इज़ अ रीजन साउथर्न असम में सिलचर एज मेन सिटी। साउथर्न रीजन के अंदर होता है। इसके अंदर कचर, करीमगंज और हलियाकंड डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बराक रिवर यहीं से फ्लो होती है। एक्सरसाइज तलीस्मान सबरे कहाँ पे कंडक्ट की गई है? ये की है ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, तलिस्मन सबरे। तो ये क्या होगा? बाइनल होती है और ये अब तक की लार्जेस्ट हिस्ट्री में। इसमें 19 कंट्री के 35,000 पर्सन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार HIMARS रॉकेट को, जो 400 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकते हैं, उसका लाइव फायरिंग किए दिखाया है। ये भी आपको याद रखना है कि ये किसका रॉकेट सिस्टम है? ऑस्ट्रेलिया का। फर्स्ट टाइम इसको एक्सरसाइज को कंडक्ट आल्सो होस्टेड इन पापुआ न्यू गिनिया। तो आप देखोगे ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही पड़ता है, वहाँ पे भी इसको एक्सरसाइज का कुछ पार्ट कंडक्ट कराया गया है। और हर साल की तरह चाइना के सर्विलेंस शिप ने मॉनिटर किया एक्सरसाइज को। ये अदिति स्कीम है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अदिति स्कीम का प्राइमरी, पहली बात तो ये किसने स्कीम को लॉन्च किया? ये क्या? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। आपको ये भी पता रहना चाहिए। और इसका स्कीम का पर्पज सपोर्ट एमएसएमई टू अडॉप्ट एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के लिए, टू मेक टू सपोर्ट एमएसएमई। अदिति की फुल फॉर्म आ सकती है असिस्टेंट इन डेवलपिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन एस्टेब्लिशमेंट। लॉन्च बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। हेल्प माइक्रो एमएसएमई को हेल्प करता है इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब जो इंटीग्रेट करना एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। जरावा ट्राइब के बारे में एक एमसीक्यू है। जरावा ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है? इंडिजिनस ट्राइब अंडमान निकोबार पे प्रोटेक्टेड स्टेटस। जरावा ट्राइब ये अंडमान निकोबार की मेनली कहाँ मिलती है? मिडल और साउथ अंडमान में। ये पीबीटीवीजी के अंदर आती है, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। और दूसरा ये हंटर गैदरर हैं, डिपेंड ऑन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट, मतलब इनका कोई कनेक्शन नहीं है बाहर के लोगों के साथ। और इनकी पॉपुलेशन भी 100 से 200 लोग ही हैं। तो ये क्या होगा कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हो सकते हैं इफ दे गेट एन वनरेबल डिसीज आउटसाइडर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, पंपा किसको बोला जाता है? विच रिवर इज पंपा इन रामायणा? हिंदूज में इसको सैक्रेड कंसीडर किया जाता है। ये तुंगभद्रा रिवर, तुंगा और भद्रा से मिलकर बनती है ये। अब क्यों किया जाता है? अब आप देख लीजिए, मिथोलॉजी रामायण में इसको पंपा बोला जाता था। इसके किनारे पे ही पंपा सरोवर था, जहाँ पे रामायण श्री राम, हनुमान और सुग्रीवा के साथ मिले थे, और इसको किष्किंधा कांड में दिखाया गया है वहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे ट्रिब्यूटरी कृष्णा की है ये। और इसमें हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसकी रिवर की नदी के किनारे पे, और विजयनगर से यहीं पे। पैट्रियट एरियल डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो यूएस का द्वारा बनाया गया है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज में है, इसने क्या कर दिया? डिले कर दिया है।
इनकी डिलीवरी को। क्यों? क्योंकि जितना भी बना है अब तक, मतलब जितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है इन सिस्टम्स का, वो यूक्रेन में डाइवर्ट कर दिया गया है। अब यूक्रेन में डाइवर्ट क्यों किया गया है, अभी मैंने आपको पहले बताया था, एक क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा बाद में, ब्लॉक ट्रेड, ब्लॉक पॉलिटिक्स कैसे बढ़ती जा रही है दोबारा से। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्होंने यूक्रेन को ट्रांसफर कर दिया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फेस डायरेक्ट ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट्स। ये क्या करेगा? इंटरसेप्ट करेगा और हिट करेगा टारगेट को। तो टारगेट कौन से हो सकते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट। तो यूक्रेन को इसकी सप्लाई डिलीवर की जा रही है, इसलिए इसको बाकी दूसरी कंट्री के लिए अभी इसको डिले कर दिया है डिलीवरी में। अब इंडिया में क्या है? अब इंडिया तो अपना इंडिजिनियस बना रहा है प्रोजेक्ट को के अंदर, जो इंटरसेप्टर है मिसाइल। और दूसरा हम रशिया के S-400 पे डिपेंडेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से रिलेटेड 15 जुलाई के। तो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, सब्सक्राइब मैं करें मेरे चैनल को, अपडेट रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।